क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास को कालखंडों में क्यों तोड़ा जाता है और क्यों आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले बार बार प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास समझना जरूरी हो जाता है? दोस्तों, क्योंकि बिना नींव के इमारत नहीं टिकती और बिना प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास समझे आधुनिक भारत को समझना अधूरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऐतिहासिक सफ़र में जहां हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी 1700 ईस्वी से लेकर के आज़ादी और उसके बाद तक की कहानी। दोस्तों, किसी भी देश का इतिहास अविभाज्य होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, हम इतिहास को तोड़ तोड़ करके समझते हैं। लेकिन विभाजन का आधार क्या है, किस बेसिस पर हम उसको तोड़ रहे हैं, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। आपको शायद पता होगा या फिर नहीं भी पता है तो जान लो कि भारतीय इतिहास का आधुनिक लेखन सबसे पहले ब्रिटिश विद्वानों ने शुरू किया था। उसी में एक विद्वान है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने सबसे पहली बार भारतीय इतिहास को तोड़ने का प्रयास किया था। उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। अब यहाँ पर जो तोड़ने का यानी कि विभाजन का जो आधार है वो धर्म को बनाया गया है। लेकिन धीरे धीरे नया नया विचार आने लगा और भी इतिहासकार आए, उन्होंने भी इसको तोड़ने का प्रयास किया इतिहास को। तो जेम्स मिल का ये विचार पुराना पड़ गया और इसे अस्वीकृत कर दिया गया है, इसे अब मान्यता नहीं दिया जाता। अब जो नया विचार आया है वो बोलता है कि इतिहास को हम 3 कालखंडों में विभाजित तो करेंगे, लेकिन प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में करेंगे। धर्म के आधार पर नहीं, प्रवृत्तियों के आधार पर करेंगे। यहाँ बेस क्या है, आधार क्या है विभाजन का? प्रवृत्ति। अब वो कैसे है तो समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल का शुरुआत जो है वो कहाँ से किया गया है? तो मानव सभ्यता के विकास से किया गया है कि मानव सभ्यता का विकास कब से हुआ और किस तरीके से हुआ है। वहाँ से हम इतिहास को समझेंगे। प्राचीन काल में कहाँ तक आएंगे? 750 ईस्वी तक, 750 ईयर्स। ठीक। अब जाहिर सी बात है, जहाँ प्राचीन काल खत्म हुआ वहाँ से मध्यकाल शुरू होगा। तो 750 से लेकर के मध्यकाल का स्टार्टिंग होगा। ठीक है, मध्यकाल का इतिहास 750 ईस्वी से शुरू होता है। लेकिन कहाँ तक जाएगा इसमें भी विवाद है। क्यों? क्योंकि जहाँ छोड़ेगा वहाँ से आधुनिक काल का शुरुआत होगा। अब आधुनिक काल का शुरुआत कहाँ से माना जाए, इसमें कई सारे विचार हैं। कैसे हैं? तो जो लोग ब्रिटिश पक्षधर हैं, यानी जो ब्रिटिश का पक्ष लेते हैं वैसे विद्वान, जो लोग मराठा का पक्ष लेते हैं वैसे विद्वान, जो लोग मुगल का पक्ष लेते हैं, मुगल राजवंश का, वैसे विद्वान, सबका अलग अलग पक्ष है, सबका अलग अलग मत है। तो ब्रिटिश पक्षधर विद्वान बोलते हैं कि हम तो आधुनिक भारत का इतिहास का जो शुरुआत है वो प्लासी के युद्ध से मानेंगे, जो 757 में हुआ था, क्योंकि उसी के बाद तो ब्रिटिश का वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिलता है। और मराठा पक्षधर विद्वान बोलते हैं कि नहीं, हम तो पानीपत के तीसरे युद्ध से मानेंगे, जो 1761 से हुआ था, क्योंकि मराठा पानीपत के तीसरे युद्ध में हारते हैं और उसके बाद मराठा का कहानी लगभग खत्म होता जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है उससे। तो मराठा पक्षधर उस समय से मानते हैं। और मुगल पक्षधर जो विद्वान है वो बोलते हैं कि नहीं, औरंगजेब की मृत्यु हो गया था, उसके बाद से हम आधुनिक भारत का इतिहास मानेंगे। शुरुआत उसका 1707 ईस्वी में हुआ था, 1707 में। सबका अपना अपना चॉइस, सबका अपना अपना मत है। लेकिन अब एक नया नया विचार आ रहा है। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, हम तो 19वीं सदी का जब शुरुआत हुआ था, जब भारत में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे, यानी भारतीय पुनर्जागरण का काल जिसको कहा जाता है, तो हम उस समय से जो है ना भारतीय भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत मानेंगे। तो इस तरीके से कई सारे विचार हैं जो लोगों ने अपना अपना मत के हिसाब से दिया है।
अब सबसे पहले देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बता देते हैं। पहली बात तो यह है कि ये ऐसा टाइम है जब भारत में उपनिवेशीकरण और आधुनिकीकरण दोनों साथ साथ हुआ है। कैसे हुआ है और क्या होते हैं इसका अलग से, वैसे भी ये उपनिवेश पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाला है, तो हमारा उस पर टॉपिक ही है, तो ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, उस पर बात करेंगे अच्छे से। ऐसे एक दो वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, शायद आप समझ पाए। देखिए, उपनिवेश का मतलब यानी कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि जैसे ब्रिटिश जो है भारत पे कंट्रोल किया हुआ था, यानी कि ब्रिटिश का हम क्या थे? कॉलोनी थे, ठीक है, उपनिवेश थे और कोई बात नहीं है। तो वो जो भी रूल रेगुलेशन जो भी पालन कर रहे हैं वो उपनिवेश के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। और आधुनिकीकरण का मतलब ये है कि यहाँ पर नए नए संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है, नए फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है, मशीनों का उपयोग हो रहा है, तो मॉडर्न तरीके से काम हो रहे हैं। पहले वाले तरीके को छोड़ करके अब हम नया नया तरीका आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, नए विचार डेवलप हो रहे हैं, नए सुधार हो रहे हैं, नए प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो इस तरीके से बोलते हैं कि ये आधुनिकीकरण शुरू हो गया है, ठीक, आधुनिक भारत आ गया। तो ये बेसिक सा चीज़ है, वैसे इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, कॉलोनियलाइजेशन क्या होते हैं, ये सब चर्चा करेंगे आगे। एक बात तो ये, दूसरा बात ये है कि प्राचीन काल का इतिहास और मध्यकाल का इतिहास को बिना समझे हम आधुनिक भारत का इतिहास तो समझ पाएंगे, लेकिन अधूरा होगा वो। तो हमारा दूसरा काम यही है कि हम एक संक्षिप्त जानकारी, एक छोटा सा जानकारी, डिटेल में बात करेंगे आगे। हम मॉडर्न इतिहास जैसे ख़त्म होगा तो हम आगे चल करके प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे ना कि एक संक्षिप्त छोटा सा शॉर्ट जानकारी जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बदलाव हुए हैं प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल होते हुए आधुनिक काल तक आएंगे। कैसे राजनीतिक बदलाव हुए हैं, कैसे सांस्कृतिक चेंजिंग देखने को मिलता है, और आर्थिक सामाजिक कैसे बदलाव होते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ बताते हैं कि अगर आपको परिवर्तन समझना है ना इतिहास के हिसाब से, परिवर्तन को यदि समझना है तो सबसे बेसिक चीज़ होता है कि हम सबसे पहले सामाजिक ये राजनीतिक बदलाव को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि राजनीतिक बदलाव को देखेंगे, ठीक है। क्यों देखेंगे? क्योंकि देखिए, सबसे तेज जो बदलाव होता है, सबसे तेज में जो चेंज होता है वो राजनीतिक चेंज होते हैं, और उसके बाद जो चेंज होता है वो आर्थिक चेंज होता है, और उसके बाद जो चेंज होता है वो सामाजिक चेंज होता है, और उसके बाद जो चेंज आप देखने को मिलेगा, सबसे धीरे जो चेंज होता है वो सांस्कृतिक होता है। देखिए, सांस्कृतिक बदलाव सबसे धीरे धीरे होते हैं और राजनीतिक बदलाव सबसे तेज होता है। तो ये रफ्तार के हिसाब से ऐसे बदलाव हम देखने की कोशिश करेंगे, और पूरे इतिहास को समझने के लिए बेसिक फॉर्मेट है ये, आप इसको बस ध्यान रखो, सारा इतिहास का कहानी ख़त्म। इस तरीके से हम बोले परिवर्तन का ज्ञान ही इतिहास है, तो इतिहास को समझेंगे परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ, आर्थिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, सामाजिक कैसे बदलाव हो रहे हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, इस चीज़ को हम समझेंगे, इतिहास समझ में आ जाएगा। बेसिक चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, कल से क्या करेंगे कि अब कल से शुरुआत करते हैं राजनीतिक बदलाव को देखने की, कि प्राचीन काल से कैसे मध्यकाल होते हुए आधुनिक काल तक हम लेकर के आएंगे, और उसके बाद फिर आधुनिक काल का शुरुआत होगा। तो राजनीतिक देखेंगे, फिर उसके बाद आर्थिक देखेंगे, फिर सामाजिक देखेंगे, फिर सांस्कृतिक देखेंगे। हमको उम्मीद है कि आप बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि देखिए ये इतिहास ना थोड़ा सा हम एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके दिमाग में, कि आप अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप भी सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी बेहतर ढंग से आपको मतलब आपके लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा जब अगली क्लास में आइएगा तो आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा
राजनीतिक चीज़ों को देख कर के आइएगा, पढ़ के आइएगा, थोड़ा देखिएगा कैसे वैदिक काल का शुरुआत हुआ है, कैसे उत्तर वैदिक काल का शुरुआत हुआ, कैसे मौर्य काल आया, गुप्त काल आया, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार रिवीजन के तौर पर, ठीक है। देख लीजिएगा, नहीं देखिएगा फिर भी हम तो बताने ही वाले हैं। वैसे ज़्यादा कुछ आप इधर उधर की किताब मत पढ़िएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, क्योंकि हम समझाने वाले हैं तो वो चीज़ें आप पहले से ही मतलब आपको दिमाग में रहेगा तो आप उसका कंक्लूजन करना शुरू कर देंगे ना, आप चीज़ों को समझ नहीं पाइएगा। तो थोड़ा सा आप जब बता रहे हो तो आप थोड़ा सा ये समझ के चलिए कि हाँ कुछ नया सीख रहे हैं, बेहतर होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।